हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 19 का तीसरा भाग यहाँ पे हम लोग कवर करने जा रहे हैं। बेसिकली आर्टिकल 19 का जो तीसरा भाग है वो हमें बेसिकली राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस के बारे में बताता है। यानी हम किसी भी तरह से संगठन का निर्माण कर सकते हैं। संगठन के साथ साथ हम बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो उसके साथ साथ हम यूनियन का भी निर्माण कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी फॉर्म कर सकते हैं। ये हमारा अनुच्छेद 19 जो है वो फ्रीली हमें ये सारे चीज़ों को फॉर्म करने के लिए हमें राइट्स देता है, अधिकार देता है। आइए इसको डिटेल में कवर करते हैं। तो ये पूरी तरह से एसोसिएशंस के निर्माण करने के लिए ये पूरी तरह से हमें फ्रीडम देता है। संगठन का हम निर्माण यहाँ पे कर सकते हैं। एसोसिएशन के साथ साथ हम यूनियन का भी निर्माण कर सकते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी निर्माण कर सकते हैं, सहकारी समिति जिसको कहते हैं। अगर मैं बात करूं जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय सिर्फ एसोसिएशन और यूनियन का ही हम निर्माण कर सकते थे, संघ और यूनियन का ही निर्माण कर सकते थे, हमें पूरी तरह से अधिकार था। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो अभी रिसेंट में अगर मैं बात करूं इसको ऐड किया गया है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत इसको ऐड किया गया है? तो इसको बेसिकली ऐड किया गया 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको बेसिकली ऐड किया गया है। और ये ऐड किया गया है कब? 2011 को ऐड किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा 2011 के पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने का फ्रीडम जो था वो हमें नहीं प्रोवाइड किया गया था आर्टिकल 19 के तहत। तो अभी फिलहाल हमारे पास राइट्स है एसोसिएशन और यूनियन के साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी फॉर्म हम कर सकते हैं। ये अधिकार हमें अनुच्छेद 19 के तहत मिलता है। एसोसिएशन की बात करें तो एसोसिएशन आपका पॉलिटिकल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, और अगर यूनियन की बात करें तो ये पॉलिटिकल भी हो सकता है और नॉन पॉलिटिकल भी हो सकता है। अगर मैं यूनियन की बात करूँ तो अगर मैं कुछ पार्टी की बात करूँ, हर पार्टी का एक यूनियन होता है। कांग्रेस की बात करूँ तो कांग्रेस का यूनियन क्या कौन है? कांग्रेस का यूनियन जो है वो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं बीजेपी की बात करूँ तो बीजेपी का है भारतीय जनता मजदूर महासंघ। तो ये देख सकते हैं हर पार्टी का आपको अलग अलग देखने को मिलेगा यूनियन। तो ये हमारा अधिकार है, ये नागरिक को ये अधिकार दिया जाता है कि वो संघ का निर्माण कर सकते हैं, यूनियन का निर्माण कर सकते हैं, सहकारी समिति का निर्माण कर सकते हैं। आई होप इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई गई होगी। अब क्या क्या निर्माण कर सकते हैं? पॉलिटिकल पार्टी का हम निर्माण कर सकते हैं, कंपनीज का हम निर्माण कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हम निकाल सकते हैं, समाज हम यहाँ पे बना सकते हैं, क्लब्स बना सकते हैं, संगठन ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, व्यक्तियों के किसी भी निकाय का यहाँ पे गठन किया जा सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैं बात करूँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपका मिल्क आ गया, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, ठीक है। बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसका निर्माण आप ऑलरेडी हमारे सोसाइटी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये अधिकार हमें आर्टिकल 19 के भाग 3 में हम लोगों को देखने को मिलता है। और ये वाला जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसको ऐड किया गया 19(1)(c) के तहत। ये ध्यान रखिएगा 19(1)(c) के तहत इसको 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 में इसको हमारे संविधान में जोड़ा गया है। इसके साथ साथ हमें ये संघ का निर्माण करने का आज़ादी तो है, लेकिन इसके ऊपर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में भी कवर किया था। तो इसमें राज्य सरकार के द्वारा या सरकार की तरफ से अगर हम कोई भी यूनियन बना रहे हैं या कोई भी संघ बना रहे हैं, उससे किसी भी तरह से भारत की अखंडता और संप्रभुता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। नैतिकता के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो ये भी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, ध्यान रखनी होगी कि हमारी भारत की नैतिकता होगी, संप्रभुता हो गया, अखंडता हो गया या सार्वजनिक व्यवस्था हो गया, उसमें किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना आए, उसको लेकर के यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरह के चीज़ों पे अगर हम कोई निर्माण करते हैं एसोसिएशन का या यूनियन का जिससे हमारी सार्वजनिक व्यवस्था में रुकावट आए या फिर हमारे भारत की संप्रभुता में प्रभाव पड़े, तो हम उस तरह के यूनियन को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये बताया गया है कि ट्रेड यूनियन के पास कोई भी गारंटेड राइट नहीं है कि वो किसी भी तरह का कोई भी स्ट्राइक करे। देखिए स्ट्राइक करना एक अलग बात हो गया, ठीक है, स्ट्राइक करना एक अलग बात हो गया। हम संघ बना सकते हैं, हम यूनियन बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी राइट्स नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है कि हम किसी भी तरह का स्ट्राइक करेंगे। तो ये भी बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। राइट टू स्ट्राइक जो है वो कैन बी कंट्रोल्ड बाय अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ। अगर हड़ताल का अधिकार एक उपयुक्त औद्योगिक कानून द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अब यहाँ क्या बात कही जा रही है, ये वाला लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला लाइन रिलेटेड है किससे? आर्टिकल 33 से रिलेटेड है। आर्टिकल 33 क्या कहता है आर्टिकल 33? देखिए सबसे पहली बात है कि अगर कोई भी स्ट्राइक्स हो रहा है तो ये अधिकार सिर्फ भारत के नागरिक जो हैं
उनको भी नहीं है किसी भी तरह का कोई हड़ताल करने का। तो ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन करना है। तो अगर इस तरह की चीज़ें फिर भी होती है, जैसे अभी आप देख सकते हैं दिल्ली में पंजाब हरियाणा यूपी की तरफ से जो किसान है वो कूच कर रहे हैं। दिल्ली चलो 2.0 का अभियान यहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे हर तरफ से दिल्ली के बॉर्डर को वहाँ पे सीज कर दिया गया है और धारा 144 यहाँ पे दिल्ली में लगा दिया गया है। तो देखिए इस तरह की चीज़ें जब भी होती है उसमें कभी भी कहा जाता है कि पुलिस और जो आपकी आर्मी होती है, ठीक है, पुलिस और आपकी आर्मी जो देखने को मिलेगा वो बेसिकली वो इन सब चीज़ों में भाग नहीं ले सकते, वो स्ट्राइक हड़ताल वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। अगर वही धरना देने बैठ गए, अगर वही आपकी स्ट्राइक करने लगे तो फिर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कौन करेगा। तो आर्टिकल 33 के तहत ये बात कहा जा रहा है कि इनको ये अधिकार नहीं दिया जाता है कि वो किसी भी तरह का कोई भी उनके तरफ से कोई भी हड़ताल वगैरह हो, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आर्टिकल 33 मुझे कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कीजिएगा कि आर्टिकल 33 होता क्या है। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं किस तरह से आंसू गैस का यूज़ किया जा रहा है दिल्ली में किसानों को रोकने के लिए। दिल्ली इंटर करने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं, सीमेंटेड से बैरियर बनाए गए हैं, कांटेदार आपके वो वायरिंग वहाँ पे की जा रही है बॉर्डर पे। तो हर जगह यहाँ पे आप देख सकते हैं, टिकरी बॉर्डर हो गया, शंभू बॉर्डर हो गया, फिर आप देख सकते हैं गाजीपुर का एरिया हो गया। ये सब एरिया पे क्या कर दिया गया है, पूरी तरह से इसको बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह से कोई भी किसान जो है वो दिल्ली में इन ना कर सके। उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। तो हम किसी भी तरह से एसोसिएशन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, लेकिन उससे किसी भी तरह से भारत की अखंडता या फिर किसी भी तरह से संप्रभुता या लॉ एंड ऑर्डर का किसी भी तरह से उल्लंघन ना हो, उसी को लेकर के ये बेसिकली अनुच्छेद जो है उसके बारे में बताया गया है। आई होप ये अनुच्छेद बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो आर्टिकल 33 को एक्सप्लेन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा ज़्यादा, ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में समझ में आ सके। और ऊपर में आपको आर्टिकल का सीरीज़ आ रहा होगा, जो नए बच्चे हैं वो पूरे आर्टिकल्स को कवर कर लीजिए, बहुत अच्छे से डिटेल में कवर कराया हुआ है। नोट्स आपको बाइलिंगुअल में प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आप अच्छे से सारी चीज़ों को कवर कर सकें, नोट कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।